जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों 5 के पंच की सीरीज में हम देख रहे हैं 2016 का अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 5 पंच की सीरीज लगभग आज हमारे 39 लेक्चर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो लगभग हम सोच रहे हैं 50 तक तो कंप्लीट करें, यानी आपके अगर हम इस व्याप पे देखें तो आपके 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना ही अगर आप कर लेंगे तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो तो आज देख रहे हैं ये जो पेपर है बच्चों 2016 है। ठीक है, 2016 का कौन सा पेपर है? अप्रैल अटेम्प्ट, यानी फर्स्ट है। ठीक है, और मैंने कहा भी था, और क्योंकि आप अप्रैल अटेम्प्ट देने ही जा रहे हैं ये पेपर, तो मैंने आपको इस पेपर में कहा था कि इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। याद रखना है ना, हर बार बच्चा होता है पॉलिटी को छोड़ दे, लेकिन इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही यहां पर, उसके पहले भी 2 लेक्चर में भी आप पॉलिटी क्वेश्चन देखोगे। क्या 132 नंबर पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 54, 51 और 58, ये 3-4 आर्टिकल पता होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड दे रखी है। 55 में मैनर दे रखा है, 58 में क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनाव होता है, लेकिन क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम। ए पर्सन अबाउ द एज ऑफ 35 ईयर इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जिसकी 35 वर्ष से उम्र अधिक होती है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन 1 टर्म्स, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होता है, यह भी सही है। प्रेसिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जी हाँ, कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित का पात्र नहीं है, यह भी बात सही है। तो प्रॉफिट पोस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट पोस्ट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी जॉब होती है। मैंने कहा कि भारत में 5 चीजों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। एक स्वयं राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट मिनिस्टर होते हैं और राज्यों के राज्यपाल, इनको छोड़कर सभी लाभ के पद माने जाते। तो तीनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही। 35 वर्ष एज होना चाहिए, कितनी बार लड़ सकता है चुनाव, ठीक है, और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3 इसका आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 3, यानी सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और इत्मीनान से आपको आंसर देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन एडॉप्टेड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015। अब देखो, अब 2015 क्यों? क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन। सो एक बात है, सितंबर में ये हुआ तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं, 6-8 महीने पुरानी घटना। तो उस समय इनमें से कौन ऐसा देश है जो 2015 में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था? फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान अपनाया उसने। भूटान ने, म्यांमार ने, नेपाल ने या सिंगापुर ने? जी हाँ, अब मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है नेपाल। बच्चों नेपाल में उस समय पहली बार जो वहां की फर्स्ट डेमोक्रेटिक सरकार, यानी राजशाही तंत्र को हटा के वहां पे सरकार बनी थी, और वहां के राष्ट्रपति वो इंडिया की तरह नॉमिनल डिजोर बने थे, नाम मात्र के, और वहां के प्रधानमंत्री रियल बने थे, याद रखना। तो अभी भी वहां ये व्यवस्था है। 133 का सही आंसर क्या है? सी, लेकिन करंट अफेयर के बिहाफ पर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी पॉलिटी से, वो भी पॉलिटी से था। द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। अब इनमें से पूछा गया भारत के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों। तो निम्नलिखित में मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिक के पास नहीं होता है? बताइए। राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, यह है कि भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, बिल्कुल है। भारत के लोगों को आर्टिकल 19 में मिलता है, कहीं भी बसने की आजादी आपको। दूसरा, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने का अधिकार। देखो ये हटा दिया गया है, बिल्कुल, ये पहले था, नो डाउट, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए 44 अमेंडमेंट में इसको रिमूव कर दिया गया था 1978। संपत्ति का अधिकार अभी अधिकार नहीं होता है, पहले था। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये बिल्कुल है, और राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी, ठीक है।
लेकिन कौन सा नहीं है? बी आंसर। बी आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, याद रखिए। ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउ इंडिया एटलीस्ट थ्योरेटिकली एंटायर टू हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? जी हां, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश करने की अनुमति दी थी? याद, पहली बार। क्या 1813 में था? जी हां, ऐसी कोई बात नहीं हुई। चार्टर एक 1833 में था, यहां भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी पदों पे, एडमिनिस्ट्रेशन पदों में देने की बात। चार्ल्स वुड एजुकेशन, यहां तो कुछ था नहीं। फिर बचा कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट। ये सही आंसर होगा। क्यों रहेगा? क्योंकि याद रखना, वहां वायसरॉय को पहली बार इंडियंस लोगों को नॉमिनेट करने की आजादी दी गई थी, याद रखना। और आपको पता है कि इंडियन काउंसिल में उस समय 3 लोग नॉमिनेट हुए थे, महाराजा पटियाला, वो नाम मात्र के थे, याद रखना। महाराजा पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, ये 3 लोग जो थे बच्चों पहली बार नॉमिनेटेड हुए थे। तो कम से कम इंडियन को पहली बार यहां सैद्धांतिक रूप से, थियोरिटिकली तो यहां शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रकूट किंग। अब इतिहास का क्वेश्चन, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से आया। ट्रिपार्टिट स्ट्रगल में पढ़ते हैं हम गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। ठीक है, देखते हैं। दे वर एडेंट पेट्रोन्स ऑफ सिविज्म एंड डिड नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म ऑफ रिलीजन। क्या बोला यहां पे? कि भाई वे शिव मत के प्रबल संरक्षक थे, धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे। मतलब ये शिव को मानते, बाकी को नहीं मानते। ऐसा नहीं था भाई, वहां जैन वगैरह, बौद्ध और ये सब चीजों को भी माना। राष्ट्रकूट के समय अजंता एलोरा गुफा में बुद्ध की चीजें बनी, जैन स्कॉलर इनके दरबार में रहे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा देखते हैं, दे प्रमोटेड ओनली संस्कृत स्कॉलर एंड गिव देयर लार्ज ग्रांट्स। उन्होंने केवल संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया, उन्हें बहुत अनुदान भी दिया। ये बात जो बिल्कुल सही है। ये ज्यादा यहां पर प्रोस्पेक्ट था कि यहाँ संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को, ऐसा नहीं था कि इनके कन्नड़ भाषा को इन्होंने नहीं दिया, वहां कन्नड़ लैंग्वेज का प्रभाव, लेकिन संस्कृत के विद्वानों को ज्यादा बढ़ावा दिया, उनको जमीनें दान में दी और ये सारी चीजें रही वहां। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण आज के 5 के पंच क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर हमने देखे, जो बड़ी महत्वपूर्ण रहे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।